काली प्रेग्नेंट नंद के लंबे बाल। करमजली नास पीटी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हिम्मत कैसे हुई तेरा इतना महंगा वास तोड़ने की? बस माँ जी बस, मुझे और मत मारिए, मुझे दर्द हो रहा है। कुछ तो रहम कीजिए, मैं 2 महीने की गर्भवती हूँ। 2 महीने की गर्भवती है तो मैं क्या करूँ? बच्चा तो काला सा ही देगी ना। ऊपर से तेरे माँ बाप ने तुझ जैसी काली लड़की को मेरे घर भेज दिया। बस माँ जी, होने वाले बच्चे के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। माँ जी बस मुझे दर्द हो रहा है। मन तो करता है तुझे मार मार कर तेरी जान ले लूं। किंजल रोती रहती है पर उसकी सास उसे मारना नहीं छोड़ती। इतने में किंजल बेहोश होकर गिर पड़ती है। दुर्गेश्वरी उसे ऐसे ही छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद किंजल को होश आता है तो वो अपने कमरे में जाकर अपने पति को याद करने लगती है, क्योंकि काम के सिलसिले में रोहित मुंबई गया था। आखिर क्यों माँ जी मुझे इतना मारती हैं? एक छोटी सी बात के लिए उन्होंने मुझे हंटर से मारा। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? भगवान उसे कुछ मत होने देना। मैं कैसे बचूं माँ जी के अत्याचार से? एक तो रोहित जी भी यहाँ नहीं है। तभी दुर्गेश्वरी कमरे में आती है। ओ कलूटन, यहाँ बैठे बैठे बाढ़ लाएगी क्या मेरे घर में? जल्दी से उठकर मेरे लिए पनीर भुजिया बना कर ला, वरना तेरे लंबे काले बालों को पकड़कर घसीट कर ले जाऊंगी। जी माँ जी। ये सुनकर काली किंजल अपनी सास को पनीर भुजिया बनाकर देती है, जिसके बाद उसमें कमी निकालकर उसे बहुत खरी खोटी वो सुनाती है। एक दिन रोहित मुंबई से वापस दिल्ली लौट रहा था। उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। उसके मरने की खबर सुनकर किंजल बहुत रोती है। ये बात जानकर दुर्गेश्वरी को भी बहुत बड़ा झटका लगता है और इसी गम में वो किंजल को हमेशा सुनाती है, उस पर अत्याचार करती है। वक्त गुजरता है, किंजल 4 महीने की गर्भवती हो जाती है, लेकिन दुर्गेश्वरी अभी भी उस पर अत्याचार करना नहीं छोड़ती। एक दिन वो फोन पर अपनी माँ सुमित्रा को सब कुछ बता देती है और जब वो आकर अपनी बेटी की हालत देखती है तो किंजल अपनी माँ सुमित्रा के गले लगकर रोने लगती है। चल बेटा घर चल, अब तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मेरी चुगली करने बुला लिया तूने अपनी माँ को यहाँ पर? हाँ कलूटन, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। चुगली नहीं की है मेरी बेटी ने, लेकिन आपने जो मेरी बेटी के साथ किया है वो बहुत ही गलत है। आपको उसका सहारा बनना चाहिए, लेकिन आपके बेटे के जाने के बाद आपने उसका जीना हराम कर दिया है। देखिए जरा मेरी बच्ची को, हाथ पैर पर कितने मार के निशान हैं। अगर आपने जबरदस्ती रोका तो मैं पुलिस को जाकर इसकी हालत न सिर्फ दिखाऊंगी बल्कि सब बताऊंगी, फिर आप जेल में रहना। क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं रखना तुम्हारी बेटी को, जाओ ले जाओ। ये सुनकर दुर्गेश्वरी खड़ी की खड़ी रह जाती है और सुमित्रा अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। अपनी काली गर्भवती नंद को देखकर साक्षी और शिवानी का मुंह बन जाता है। ओ नो, आ गई काली नंद, ऊपर से प्रेग्नेंट है। पता नहीं इसकी कितने दिन सेवा करनी पड़ेगी। क्या पता, कुछ कह नहीं सकते। अरे तुम दोनों खड़ी खड़ी बातें क्या कर रही हो? किंजल की हालत दिखाई नहीं देती क्या? जाकर खाने पीने के लिए कुछ लेकर आओ। जी माँ जी, अभी जाते हैं। ये सुनकर दोनों भाभी किंजल के लिए खाने पीने की चीज लेकर आती। दीदी ये लीजिए, ये पानी पी लीजिए। और आपके इतने चोट कैसे लगी? गिर गई थी? बच्चा तो ठीक है ना दीदी आपका? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अरे भाभी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? भगवान की कृपा से मेरा बच्चा ठीक है। पागल हो क्या तुम दोनों? अकल नहीं है कि इतनी परेशानी में नंद से कैसे बातें करनी चाहिए? अभी आई है, उसके बच्चे के बारे में ऐसा बोल रही हो? माँ जी, हमारा वो कहने का मतलब नहीं था। वैसे दीदी यहाँ पर कितने समय है? मेरा मतलब डिलीवरी तक है तो हम उनकी सेवा कर पाएंगे ना? मैं तो ना करूँ इसकी सेवा। अब किंजल यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, हमेशा के लिए यहीं रहेगी। तुम तो जानती हो दामाद जी गुजर चुके हैं और इसकी सास इसे अकेला देखकर खा जाएगी। हे भगवान, अब हम दोनों को नौकरानी की तरह इसकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन इसकी डिलीवरी के बाद हमने इसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव नहीं किया तो मेरा नाम भी साक्षी नहीं। साक्षी भाभी, शिवानी भाभी, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। बस एक बार मेरा बच्चा सही सलामत हो जाए। अब उदासी वाली कोई बात नहीं करेगा। जा शिवानी बहू, एक कटोरी में तेल लेकर आ, अपनी बेटी के बालों में लगाऊंगी। बचपन से लेकर आज तक इसके यूं ही लंबे बाल जो हैं। सास की बात सुनकर शिवानी मुंह बनाकर तेल ले आती है, जिसे देखकर सुमित्रा बोलती है। अरे ये बच्चे के जितना तेल क्यों लेकर आ रही हो? मेरी बेटी के इतने बड़े बाल हैं, तुम्हारे तो है नहीं। तुम्हारा तो इसी में ही काम चल जाता होगा, लेकिन मेरी बेटी के लंबे बालों में ज्यादा तेल चाहिए, और लाओ। अभी लाई माँ जी। ये बोलकर शिवानी कमरे में जाती है तो साक्षी बोलती है।
अब तो लगता है माँ जी ऐसे ही हमसे गधे घोड़े की तरह अपनी बेटी के लिए काम करवाएंगी। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तो। हिम्मत कैसे हुई इनकी ऐसा कहने की हमारे बाल छोटे हैं बच्चे की तरह? तो हमें इतना तेल नहीं चाहिए। जब देखो माँ जी अपनी बेटी के बालों की ही तारीफ करती रहती हैं। ये तो है, लेकिन जिस दिन पानी सर से ऊपर चला गया ना, मैं उस गर्भवती काली नंद के सारे बाल काट दूंगी। इतना कहकर शिवानी अपनी सास को और तेल दे आती है, जिसके बाद सुमित्रा अपनी गर्भवती बेटी के बालों की चंपी करती है। अरे वाह माँ, आपके हाथ से इतने साल बाद मुझे बालों की चंपी मिली है, बहुत सुकून मिल रहा है। तेरी माँ हूँ और बच्चों को अपनी माँ के पास ही सुकून मिलता है। तुझे कुछ भी चाहिए होगा तो अपनी भाभी से मांग लेना। दिन बीतते हैं। अपनी सास के कहने पर शिवानी और साक्षी को अपनी काली नंद का ख्याल रखना पड़ता है। वो जब कुछ खाने के लिए मांगती है या जरूरत पड़ती है तो अपनी भाभी को बुलाया करती थी। इतना ही नहीं, आधी रात में भी तबीयत खराब होने पर बुलाया करती थी, जिससे दोनों बहू की नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी। इस काली नंद ने तो जीना ही आराम कर दिया। कभी चैन से बैठने ही नहीं देती, ना सोने देती है। कभी इसकी उल्टी साफ करने जाओ, कभी हाथ पैर सहलाओ। बहुत गुस्सा आ रहा है इस नंद के घर पर आ जाने से। मेरी तो अपनी जिंदगी रही ही नहीं है, बस इसके ही तलवे चाटते रहो। साक्षी भाभी, शिवानी भाभी, जरा मेरे कमरे में आइए, मुझसे उठा नहीं जा रहा। और केसर का दूध लेकर आना। लो, बुला लिया लंबे बालों वाली काली चुड़ैल नंद ने। शिवानी और साक्षी उसके कमरे में जाते हैं। लीजिए दीदी, दूध पी लीजिए। शुक्रिया भाभी, आप तो जानती हैं मेरा 8वां महीना चल रहा है तो मुझसे खुद से उठा नहीं जाता। आप ना मेरी चोटी कर दीजिए, मुझे माँ के साथ चेकअप करवाने जाना है। अरे, जब तुमसे इतने लंबे बाल नहीं संभलते तो क्यों लंबे बाल करके रखती हो? कटवा लो, क्यों बार बार हमें परेशान करती रहती हो? भाभी, आपके खुद के बाल इतने लंबे नहीं है, चूहे जैसी पूंछ है, इसलिए आपने इतनी आसानी से कह दिया कि लंबे बाल कटवा लो। खुद के बाल होते तो पता चलता कि बालों की अहमियत क्या होती है। बस बहुत हो गया तुम्हारी लंबे बाल के ऊपर लेक्चर। आज तुम्हारे बाल ही नहीं रहेंगे। साक्षी, जरा कैंची लाना। इतना बोलते ही दोनों भाभी अपनी गर्भवती नंद के जबरदस्ती बाल काटने लगती हैं। किंजल दोनों भाभी को बहुत मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। इतने में शोर सुनकर दोनों के पति और सुमित्रा वहां आकर कहते हैं, बहू, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? माँ, भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। भाभी को देखिए ना कैसा बर्ताव करनी है मेरे साथ। शिवानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बहन के साथ ये सब करने की? और साक्षी, तुम भी कुछ भी नहीं तो जरा मेरी बहन की हालत ही देख लो। वो गर्भवती है और तुम जबरदस्ती कर रही हो, बाल काट रही हो। आखिर क्यों? क्यों माँ जी? और इन्होंने हमें छोटे बाल का ताना दिया है, हमने इनकी सारी बात मानी है, लेकिन बस इन्होंने ताने दिए। बहू, मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हें ज्यादा बोल दिया हो, लेकिन तुम्हें मेरी बेटी के बाल काटने का, उसके साथ जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं है। गलती तुम्हारी तरफ से भी हुई है। माफ कर दीजिए नंद जी, हम गुस्से में आकर आपके साथ ये करने लगे। हम ये बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। मुझे भी माफ कर दीजिएगा दीदी। गलती तो कुछ मेरी भी है जो मैं यहाँ पर हूँ और मैंने आपको परेशान किया, और जो बोला उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए भाभी। क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इस तरह दोनों भाभी और किंजल सुमित्रा भी आपस में माफी मांगकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। कुछ हफ्तों बाद किंजल एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसके साथ पूरा ननिहाल खेलता है। बहू, तू जल्दी से मेहमानों के आने से पहले उनके लिए नाश्ता तैयार कर ले, बस मेहमान आते ही होंगे। हाँ माँ जी, आपने सही कहा, मैं अभी सबके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। आखिर मेरे देवर जी को जो पसंद करने आ रहे हैं। कोयल रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। कुछ ही देर में मेहमान भी आ जाते हैं, जिसके बाद कोयल सभी के लिए टेबल पर नाश्ता लगा देती है। देखिए बहन जी, हमने तो आपकी बेटी को फोटो में ही पसंद कर लिया था। ये मेरा बेटा मयंक है, बाहर से पढ़ाई करके आया है और यहाँ खुद का बिजनेस शुरू करने की कोशिश में है। कौशल्या को मयंक बहुत पसंद आता है। हमें भी मयंक बहुत पसंद आया है। हमारी बेटी शिवन्या की जोड़ी मयंक के साथ बहुत अच्छी लगेगी। क्यों जी, आप क्या कहते हो? मैं तो यही कहूँगा, ये मिठाई खाकर मुंह मीठा करते हैं और रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। दुर्योधन की बातें सुनकर दामोदर उसे गले से लगा लेता है। वहीं कौशल्या और सरला भी एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। कुछ दिनों में शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन मयंक शिवन्या से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। शादी के बाद शिवन्या की मुंह दिखाई की रस्म होती है
अरे वाह सरला बहन, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आई हो अपनी बहू। बहुत खूबसूरत है, मानो जैसे कोई परी उतर कर हमारे पृथ्वी लोक पर आ गई हो। चलो कोई तो है जो तुम्हारी बहू कहलाने लायक है, वरना तो बड़ी बहू का रंग देखो कितना काला है, बिल्कुल अपने नाम की तरह, कोयल कोयले जैसी। ये सुनने के बाद भी सरला वहाँ बैठी हुई औरतों को कुछ नहीं कहती और उन्हें अपनी बड़ी बहू का मजाक उड़ाने देती है, जिसके चलते ये सभी बातें सुनकर बेचारी कोयल को बहुत दुख होता है। मेरे रंग के पीछे लोग माँ जी को ताने सुनाए जा रहे हैं और वो मेरे लिए कुछ भी नहीं बोल रही। उनको शांत नहीं रहना चाहिए था। कोयल मायूस हो जाती है। तभी उसका पति केशव उसके पास आता है और कहता है, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुमने अपने चेहरे पर 12 क्यों बजा रखे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ जी, सब कुछ ठीक है। चलिए अब मैं घर के बाकी के काम कर लूं, उसके बाद सोना भी है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा कमरे में इंतजार करूंगा। कोयल घर के सारे काम निपटा कर कमरे में सोने चली जाती है। सरला अपनी छोटी बहू शिवन्या को भी सुहागरात के लिए उसके कमरे में छोड़ आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद अचानक से सरला की दोनों बहू गर्भवती हो जाती हैं। अरे वाह, लगता है शिवन्या के पैर बहुत शुभ है। इस घर में उसके आते ही घर में 2-2 खुशखबरी आई हैं। आज से शिवन्या तुम कुछ नहीं करोगी, केवल अपने कमरे में रेस्ट करोगी। ऐसा कहकर सरला शिवन्या का हाथ पकड़ती है और उसे कमरे में आराम करने के लिए कहती है। बहू तू आराम कर, बाकी के काम तो कोयल भी देख ही लेगी। वैसे माँ जी, मुझे कॉफी मिल जाती तो बहुत अच्छा लगता। अरे वाह, मेरी प्यारी बहू को कॉफी पीनी है, रुक जा, मैं अभी कोयल से कहकर बनवा देती हूँ। सरला कोयल को कॉफी बनाने के लिए कह देती है। कुछ ही देर में कोयल कॉफी बनाकर शिवन्या के पास ले आती है। कॉफी का पहला घूंट पीते ही शिवन्या पूरी कॉफी मुंह से बाहर निकाल देती है और कप जमीन पर फेंक कर तोड़ देती है। इतनी बकवास कॉफी बनाई है, क्या तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती? अरे तुमसे अच्छी कॉफी तो हमारे घर के नौकर बना लेते हैं। शिवन्या, मुझे कॉफी सच में बनानी नहीं आती, वो तो माँ जी ने कहा इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बना दी। कोयले जैसी काली हो और काम तुम्हें एक नहीं आता। अरे कुछ तो ढंग के काम सीख लो, जाओ अब यहाँ से दफा हो जाओ। शिवन्या के कहने पर कोयल रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है और अपनी सास के पास जाकर उनसे कहती है, माँ जी, मैं शिवन्या के कमरे में गई थी और उसने मेरी कॉफी जमीन पर फेंक दी। आखिर इतनी बुरी बनी थी तो ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी? अरे अरे तू भी ना बहू, तूने मेरी प्यारी बहू को नाराज कर दिया। अरे तू जानती है ना शिवन्या कितने अमीर घर की बेटी है, उसे सब कुछ 100% सही चाहिए होता है। अगर तुझे कॉफी बनानी नहीं आती थी तो तू मुझे बता देती, मैं उसके लिए कॉफी बना देती। अब जाओ जाकर काम देख लो, मैं उसके लिए एक अच्छी कॉफी बनाकर लेकर जाती हूँ। सरला को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी छोटी बहू ने उसकी बड़ी बहू की बहुत बेइज्जती की। वो सिर्फ अपनी छोटी बहू की सुंदरता और अमीरी के चलते उसका ख्याल रखती है। ऐसे ही धीरे धीरे कोयल और शिवन्या में बहुत भेदभाव होने लगता है, जिसके चलते 5 महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से कोयल को एक खबर मिलती है। जी बताइए, आपको किससे बात करनी है? देखिए, मैं आरटीबी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। दरअसल ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, एक्सीडेंट के दौरान मिस्टर केशव जी की मृत्यु हो गई है। क्या आप केशव जी की वाइफ हैं? अगर आप उनकी वाइफ हैं तो आप उनकी डेड बॉडी आरटीबी हॉस्पिटल से ले जा सकती हैं। नर्स की ये बात सुनते ही कोयल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके हाथों से फोन टूटकर नीचे गिर जाता है। ये बात जब सरला को पता चलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तूने अचानक से मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया। अरे मेरे जाने की उम्र में तूने मेरे जवान बेटे को ही उठा लिया। इससे अच्छा होता कि उसकी जगह मेरी मौत हो जाती। सरला फूट फूट कर रो रही होती है कि तभी कोयल उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन सरला कोयल को धक्का मार देती है और कहती है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। जब से तू इस घर में आई है तब से बदकिस्मती ही लेकर आई है। आज तेरी बदकिस्मती की वजह से मेरा बेटा मुझसे छीन गया। दूर हो जा मेरी नजरों से कल्लो माई, कहीं तू इस घर में और किसी को ना खा जाए। सरला कोयल के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, जिसके बाद सरला का बेटा मयंक अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार कर देता है। उस दिन के बाद से बेचारी कोयल के ऊपर उस घर में बहुत अत्याचार होने लगते हैं और साथ के साथ सरला अपनी छोटी और बड़ी बहू में भेदभाव भी बहुत ज्यादा करने लगती है।
वहीं जब दोनों बहुओं की गोद भराई की बात आती है तो भी सरला अपनी छोटी बहू की ही गोद भराई करवाती है। ये ले मेरी प्यारी बेटी, मैं तेरे लिए सुंदर से गहने लेकर आई हूँ। अरे सरला बहन जी, आपने अपनी बड़ी बहू को यहाँ नहीं बिठाया? उसकी भी तो गोद भराई की रस्म है ना। इस कलमुही को यहाँ बिठाने की क्या जरूरत है? उस पापन की वजह से ये फंक्शन भी खराब हो जाएगा। उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। सरला सभी मेहमानों से ऐसा कह देती है, जिसके बाद सभी मेहमान उसकी गोरी बहू शिवन्या को ही सारे तोहफे और शगुन देते हैं। देखते ही देखते गोद भराई की रस्म खत्म हो जाती है और ऐसे ही धीरे धीरे सरला की दोनों बहुओं का पूरा समय हो जाता है, जिसके चलते उन्हें एक दिन लेबर पेन होता है। सरला और मयंक दोनों मिलकर शिवन्या और कोयल को हॉस्पिटल में ले आते हैं, जिसके कुछ देर बाद ही डॉक्टर सरला के पास आते हैं। आपकी बड़ी बहू को 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं और छोटी बहू की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ गए हैं। शायद आपने गर्भावस्था के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करवाई। हो सकता है बच्चा हमें ऑपरेशन से करना पड़े। डॉक्टर की बात सुनकर मयंक और सरला का दिल बैठ जाता है। कुछ ही देर में ऑपरेशन से बच्चा तो हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिसके चलते ही सरला को अपनी गलती का एहसास होता है। ये सब मेरी ही गलती है। आज अगर मैं अपनी छोटी बहू को लाड़ प्यार के चक्कर में इतना आराम ना देती तो शायद बच्चे की डिलीवरी में कोई दिक्कत ना होती। सरला अपनी बड़ी बहू के पास जाती है और उससे अपनी गलती की माफी मांगती है। उस दिन के बाद से सरला अपनी बड़ी बहू कोयल के साथ मिलकर शिवन्या के बच्चे की देखरेख अच्छे से करती है, जिसके चलते शिवन्या कोयल के साथ अच्छा बर्ताव करने लगती है। सबके साथ अपने परिवार में वो खुशी खुशी रहने लगती है।